हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज का हमारा टॉपिक है रिलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, डिविडेंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स अबाउट द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड हैंस डिविडेंड डिसीजन बिकम रिलेवेंट। मीन्स डिविडेंड डिसीजन रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं तो ये हमारे इन्वेस्टर्स को कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। So dividend decisions affect the value of the firm according to this concept, relevance concept of dividend. We have examined below two theories representing this notion, Walter's approach and Gordon's approach. आज हम करेंगे Walter's approach. Professor Walter's model is based on the relationship between the firm's return on investment, that is R, and cost of capital or required rate of return, जिसे हम बोल सकते हैं that is K. According to Professor Walter, if R is greater than K, मतलब जो हमें इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलने वाली है अगर वो ज़्यादा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, देन रिटेन्ड ऑल अर्निंग्स एंड पे आउट वुड बी ज़ीरो, यानी कि कोई भी डिविडेंड पे मत करो और जो सारी अर्निंग्स है उसे रिटेन करके रख लो। ठीक है, ये कौन सा केस था, ग्रोथ फर्म्स का केस था। सेकंड है, इफ़ आर इज़ लेस देन के, यानी कि रिटर्न जो हमने इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली है वो हमारी कॉस्ट से कम है, तब हम क्या करेंगे, देन पे आउट वुड बी 100%। अगर हमारा 100% पे आउट होगा देन दिस वुड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये किसके केस में था, डिक्लाइनिंग फर्म के केस में। थर्ड वन इज इफ आर इज इक्वल टू के, जब आपको मिलने वाली रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलनी है वो उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल है, देन नो इफेक्ट ऑन डिविडेंड ऑन वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप डिविडेंड पे करो या ना पे करो, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नॉर्मल फर्म का केस है। ठीक है, अब जो भी हमारी ये केसेस है 3, ये तभी अप्लाई होंगे जब अजम्पशंस भी फुलफिल होती होंगी वॉल्टर्स मॉडल की। ये अजम्पशंस क्या हैं, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस्ड ओनली थ्रू रिटेन्ड अर्निंग एंड नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। वॉल्टर्स मॉडल ये अज्यूम करके चलता है कि सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से ही हम फाइनेंस कर रहे हैं, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कोई भी नहीं हो रही है। आर एंड के, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट है। अर्निंग्स एंड डिविडेंड डू नॉट चेंज, अर्निंग भी चेंज नहीं हो रही, डिविडेंड भी चेंज नहीं हो रहा। द फर्म हैज़ अ वेरी लॉन्ग लाइफ। ओके, तो यहाँ ही हम इसका क्रिटिसिज्म भी कर देख सकते हैं कि आपको पता ही है कि ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी फर्म एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करे ना, दोनों ही होती है, इंटरनल भी होती है एक्सटर्नल भी होती है। आर एंड के कांस्टेंट रहना भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये भी चेंज होते रहते हैं। अर्निंग्स एंड डिविडेंड डू नॉट चेंज, ये भी चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट होगा। P इज इक्वल टू डी ओवर के ई, डी हमारे पास डिविडेंड होगा, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय के ई क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, प्लस आर ब्रैकेट में ई माइनस डी, ई क्या है हमारे पास, यहाँ ई है अर्निंग पर शेयर, माइनस डी दैट इज डिविडेंड पर शेयर, को हमने डिवाइड कर देना है के ई से। के ई क्या है हमारी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, और ओवरऑल भी डिवाइड कर देना है के ई से। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए वॉल्टर्स मॉडल। लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फर्म। कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है हमें 10%, कैपिटलाइजेशन ही के ई दे रखी है हमें 10%, अर्निंग पर शेयर दे रखा है हमें, ई दे रखा है हमें 50, अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर दे रखे हैं हमें, 3 केसेस दे रखे हैं आर के, जहाँ पे आर हमारी 12% होगी, 8% होगी और 10% होगी, यानी कि के ई हमने कॉन्स्टेंट ही माननी है कि 10 है इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन आर जो है वो अलग अलग हो रहा है। जब इस केस में हो रहा है कि हमारी जो
आर है वो ज़्यादा है के ई से, इस केस में क्या है आर हमारी कम है, और इस केस में क्या है आर हमारी के ई के इक्वल है। तो अब हमने ये देखना है कि जब हमारे डिविडेंड पे आउट रेशियो डिफरेंट होंगे 0, 20, 40, 80, 100, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स पर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। फॉर्मूला आपको पहले बता दिया है मैंने। ठीक है, अब आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि डिविडेंड जिस अकॉर्डिंग हमने 5 बना लेने हैं पॉइंट्स कि एक पहले में हमने 0% डिविडेंड पे करना है, फिर 20, 40, 80 एंड लास्ट में 100% पे करना है, और उसका इम्पैक्ट देखना है हमने इन तीनों केसेस में। जब आर हमारी ज़्यादा होगी के ई से, जब आर हमारी इक्वल होगी के ई के, जब आर हमारी कम होगी के ई से। ठीक है, तब हमने इम्पैक्ट देखना है किस पर, प्राइस ऑफ द शेयर्स। हाँ जी, तो फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज़ 0%। ठीक है, और हमने तीनों केसेस में यहाँ देखना है जब हमारी आर है 12%। ठीक है, यहाँ पे हमने 12% देखना है, यहाँ 8% देखना है, और यहाँ पे हमने 10% में देखना है आर को, और यहाँ डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%, 20, 40, 80 एंड 100 देखेंगे। फॉर्मूला में हमने फिल कर देना है। फर्स्ट केस देखिए आप, जब हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है, ठीक है, तो हमने फिल कर दिया डी को 0 और के ई 0.10। ठीक है, हमें 10% दी हुई थी ना कैपिटलाइजेशन रेट 10%, उसके बाद प्लस 0.12 यानी कि 12% आर दे रखी है, ब्रैकेट में 50 माइनस 0, 50 क्या है हमारे पास ई अर्निंग पर शेयर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, और माइनस 0 यानी डिविडेंड इस क्वेश्चन में हमने इस पॉइंट में हमने डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखनी है, डिवाइड कर देना है के ई से 0.10 और ओवरऑल भी 0.10, कैलकुलेट करके आ गया 600। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि जब हमने आर को रखा 0.08, फिर हमारे पास आ गया 400। यहाँ हमने देखा कि जब हमने आर को रखा 10%, तो यहाँ हमारे पास आ गया 500। इसी तरह से हम ये 5 पॉइंट सॉल्व करेंगे जब डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा 20% होगा। ठीक है, जब यहाँ पे आप देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 20% है, तो आपने 20 लिख देना है। ठीक है, डी ये देखिए, ठीक है, अर्निंग्स का पे करेंगे ना हम 50 का 20%, दैट इज़ 10। ठीक है, जब आपका 40% है डिविडेंड, तो यानी कि 50 का आपने 40% किया, दैट इज़ 20। यहाँ पे आपने 80% यानी कि 50 का आपने किया 80%, दैट इज़ 40। ठीक है, अर्निंग्स में से ही हम पे करते हैं, इसलिए हम इस तरह से करेंगे। और लास्ट में आप देखिए जब 100% है, तो यानी कि 50 आपकी अर्निंग्स थी और 50 ही आपका पे आउट था, तो आपने 50 के 50 पे कर दिए। इसी तरह से सेकंड पॉइंट में आप देखिए जब आपके पास 8% रिटर्न है और उसी तरह से पे आउट आपने निकाल लिया, यहाँ पर आपका पे आउट था 0, यहाँ था 10, यहाँ 20, यहाँ 40। ठीक है, और लास्ट में आपका पे आउट था 50। हाँ जी, यहाँ पे देखिए आपका आर है आपकी 10%, आर 10% है और के कितना है वो भी 10% है, यानी कि दोनों ही सेम है। और डिविडेंड का इम्पैक्ट अब हम देखते हैं। डिविडेंड का इम्पैक्ट देखिए 0%, 0 फिल किया हमने, यहाँ पे हमने 10% 20% पे किया। ठीक है, यहाँ हमने 40%, 80% एंड देन 100% पे आउट रेशियो किया। अब देखिए इम्पैक्ट, देखिए ये समझने वाली चीज़ है कि जब आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% होगी, यानी कि जब आपकी आर 12% है और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन 10% है, यानी कि आर आपकी ग्रेटर देन के है, तो जैसे जैसे आप अपने पे आउट रेशियो को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी मार्केट प्राइस कम होता जाएगा शेयर का। यानी आपके लिए क्या फ़ायदा है, जब आपको रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली रिटर्न ज़्यादा है, तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग रिटेन करके रखनी चाहिए, यानी कम से कम पे आउट रखोगे। ये देखिए यहाँ पे 40% पे आउट है 560, अगर यहाँ पे 20% पे आउट है तो 580 है वैल्यू, अगर यहाँ 0% पे आउट है तो 600 है आपकी वैल्यू डिविडेंड प्राइस ऑफ शेयर्स की। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट जो वॉल्टर ने हमें बताया था। सेकंड देखिए, यहाँ आपका आर स्मॉल है
के से, यानी कि आपकी जो रिटर्न है मिलने वाली इन्वेस्टमेंट से वो कम है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे जैसे आप पे आउट रेशियो बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जो प्राइस ऑफ शेयर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। 0% पे 400 है, 20% पे आउट पे 420, 40% पे आउट पर आपका जो प्राइस है वो 440 हो गया है। इस तरह से सो ऑन इंक्रीज़ होता जाएगा और जब आप 100% पे आउट करोगे तो आपका ये 500 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब लास्ट केस देखिए जहाँ पे आपकी R इज इक्वल टू K है, यानी कि जहाँ पे आपकी रिटर्न R 10% है और जो आपकी कैपिटलाइजेशन रेट है वो भी 10% है। तो आप देखिए जैसे जैसे आप डिविडेंड पे करते जाओगे, 0% पे करोगे, 20% पे करोगे, 40, 80, आपके प्राइस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो 500 ही रहेगा सेम। 500 अगर आप 100% भी पे कर दोगे तो भी 500 ही रहेगा। तो ये आपके वॉल्टर्स मॉडल का जो थर्ड पॉइंट था वो है R इज इक्वल टू K। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लास्ट में हम देख लेते हैं, इन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ है कि देखिए जब R ग्रेटर देन K है तो कंपनी शुड रिटेन प्रॉफिट व्हेन R इज 12% दैट इज K इज 10%। ओके, जब R इज 8% यानी कि R जब छोटा है, कम है K से, तो पे आउट शुड बी हाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जितना ज़्यादा पे करोगे उतनी आपकी प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ होगा। लास्ट में देखिए जब R आपका 10% है यानी कि R K के इक्वल है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम गॉर्डन अप्रोच करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। और मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।